गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका एक नए चैप्टर के साथ मैं उपस्थित हूँ। और वो चैप्टर है आपका राजनीतिक विकास। ये बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, राजनीति विज्ञान के मूल आधार के बी सेक्शन का टॉपिक है। और ये राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण हम कहते हैं उसका में इसका विकास हुआ। देखिए, राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीतिक मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, स्वाभाविक सी बात है। बदलाव कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक सामान्य सा सेंटेंस बहुत बार आपने भी पढ़ा हो, देखा होगा और लिखा भी होगा कहीं पर। बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया होता रहता है। तो यहाँ पर हम बात करें, राजनीतिक संस्थाओं में भी बदलाव होता है और राजनीतिक मूल्यों यानी आदर्शों में भी परिवर्तन होता है। ये सब जानते हैं। लेकिन ये परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो हर जगह अलग अलग होती है। परिवर्तन सब जगह आ रहा है, सभी समाजों में आ रहा है, सभी समाजों की राजनीतिक संस्थाओं में आ रहा है, राजनीतिक मूल्यों में आ रहा है। लेकिन इस परिवर्तन की गति और प्रक्रिया बिल्कुल अलग अलग है। कुछ समाजों में ये क्रांति द्वारा, तो कुछ में विकास की धीमी प्रक्रिया द्वारा आता है। कई जगह बहुत तेज परिवर्तन होते हैं, कुछ जगह धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं। वहाँ एक अचानक से कुछ नहीं होता। वो धीरे धीरे विकास करने में विश्वास करते हैं, क्रमिक विकास। क्योंकि बहुत सारे देश हैं वहाँ अचानक से क्रांति होती है और वहाँ सब कुछ बदल जाता है। ये दोनों जो है अतिवादी स्थितियां हैं, वो बिल्कुल धीरे धीरे आना और एक बहुत तेजी से आना। तो इन दोनों के बीच परिवर्तन के कई लेवल्स हैं, अलग अलग परिवर्तन। कहीं एक तो होता है तेजी से क्रांति से आ रहा है, एक बहुत धीमे धीमे आ रहा है। अब इन दोनों के बीच और भी तरीके हो सकते हैं। ये जो परिवर्तन आते हैं राजनीतिक व्यवस्थाओं में, समाजों में, इन परिवर्तनों की प्रकृति को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण का विकास हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जिसको हमने नाम दिया राजनीतिक विकास, उपागम। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये उपागम विकसित हुआ। कहाँ? वही संयुक्त राज्य अमेरिका में। राजनीतिक विकास की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके प्रतिपादकों की अगर बात करें तो लुशियन डब्ल्यू पाई, G.A. आमंड, जेम्स सी कॉलमैन, एडवर्ड शिल्स, मायरन वीनर, डेविड एप्टर, S.P. हंटिंगटन, S.M. लिपसेट, सिडनी वर्बा आदि प्रमुख हैं। ये विचारक, ये विद्वान जो हैं प्रमुख हैं, मुख्य हैं, जिन्होंने इस दृष्टिकोण पर काम किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर बात करें तो आमंड हैं, लुशियन पाई हैं, वर्बा हैं, सिडनी वर्बा, इन्होंने बहुत काम किया। हंटिंगटन भी हैं, लेकिन उन्होंने राजनीतिक विकास के बजाय राजनीतिक पतन की धारणा पर अधिक काम किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि राजनीतिक विकास होता क्या है। अच्छा, एक चीज यहाँ और बता दूं मैं आपको, इस दृष्टिकोण का विकास क्यों हुआ ये भी बता देता हूं मैं। इस दृष्टिकोण का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले अमेरिका में
व्यवस्था सिद्धांत आ चुका था, राजनीतिक व्यवस्था जो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, उसका विकास हो चुका था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमी थी उस दृष्टिकोण की। वो दृष्टिकोण की कमी ये थी कि वो केवल स्थायित्व का अध्ययन करता था, परिवर्तन का अध्ययन कर पाने में समर्थ नहीं था, और इस कारण से उसका प्रयोग स्थापित पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए तो किया जा सकता था, लेकिन गैर पश्चिमी व्यवस्थाएं जहां तेजी से परिवर्तन आते हैं, उनके अध्ययन के लिए इस उपागम का प्रयोग करना संभव नहीं था। तो ये कारण रहा जिसकी वजह से राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विकास उपागम का प्रयोग किया गया 60 के दशक में। 60 के दशक का मतलब होता है 1960 के बाद, मतलब कहने का मतलब, जिसको हम छठा दशक कह सकते हैं 19वीं शताब्दी का, 20वीं शताब्दी का। देखिए, राजनीतिक विकास की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है। हर व्यक्ति ने इसको अलग अलग ढंग से परिभाषित किया। कुछ इसको लोकतंत्र के साथ जोड़ के देखते हैं, कुछ इसको धीमे परिवर्तन के रूप में देखते हैं, कुछ व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में देखते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। एसपी नेटल कहते हैं कि इस शब्द के प्रयोग में अभी भी बहुत भ्रम तथा अनिश्चितता है। अभी भी जो राजनीतिक विकास शब्द है ये बहुत भ्रमपूर्ण शब्द है, अनिश्चितता इसमें पाई जाती है। ये कहते हैं एसपी नेटलशिप। लूशियन डब्ल्यू पाई ने पहली बार 1963 में इस शब्द की परिभाषा करने की कोशिश की। उन्होंने क्या परिभाषा दी कि राजनीतिक विकास सांस्कृतिक विसरण, यानी संस्कृति का विसरण तथा जीवन के पुराने प्रतिमानों का लोगों की नई मांगों के अनुरूप अनुकूलन और समायोजन है। राजनीतिक विकास क्या है? संस्कृति का विसरण, यानी फैलाव समझ लीजिए आप इसको, और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांगों के लोगों का नई मांगों के अनुकूलन जो है वो राजनीतिक विकास है। वैसे राजनीतिक विकास शब्द बहुअर्थी शब्द है, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग ढंग से इसको परिभाषित करने की कोशिश की है, और ये एक व्यापक उदाहरण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन को भी जो है कुछ लोग राजनीतिक विकास कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण को जो है राजनीतिक विकास कहते हैं। कुछ लोग इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं, जबकि ये अलग अलग है। इस पर भी हम बात करेंगे अगले वीडियोज़ में। कुछ लोग इसको प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में देखते हैं। तो यानी अलग अलग व्यक्तियों ने इसको अलग अलग ढंग से देखा है। लूशियन डब्ल्यू पाई की बात मैं आपसे कर रहा था। लूशियन डब्ल्यू पाई सबसे बड़े समर्थक हैं, इस दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। हालांकि उन्होंने जो है उनकी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में राजनीतिक विकास को समझाने की कोशिश की है, लेकिन समझाने से पहले उन्होंने उसके प्रचलित अर्थों को समझने की कोशिश की है, उनकी अच्छाइयों और कमजोरियों को समझने का प्रयास किया है। यानी नए दृष्टिकोण को प्रतिपादित करने से पहले उन्होंने कुछ पुराने प्रचलित अर्थों को समझने की कोशिश की, और कहा कि ये जो है वास्तव में ये सब जो है राजनीतिक विकास नहीं है। राजनीतिक विकास तो कुछ भिन्न है, उसकी बात आगे करेंगे। पहले 10
बिंदु जो उन्होंने बताए वो कौन कौन से हैं। राजनीतिक विकास को क्या नहीं समझना चाहिए, कहने का मतलब ये राजनीतिक विकास क्या नहीं है ये बता रहे हूँ। आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में पहला अर्थ जो बताया जाता है वो है राजनीति आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त, यानी एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसके बिना राजनीतिक विकास न हो, आर्थिक विकास न हो सके, उसको विकसित व्यवस्था कहा जाएगा। दूसरा अर्थ है औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप। औद्योगिक देशों में की जो राजनीति होती है या वहाँ की जो संस्थाएं होती है, काम करने का तरीका होता है, उसी को राजनीतिक विकास कहा जा सकता है। तीसरी बात, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में कुछ लोग इसको राजनीतिक आधुनिकीकरण से इसकी तुलना करते हैं और ये मानते हैं कि दोनों एक ही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के रूप में अगर कहीं पर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो गई है, यानी एक राष्ट्र पर एक राज्य, तो उसको विकास का लक्षण माना जाता है। इसी तरह से प्रशासनिक एवं कानूनी विकास के रूप में, प्रशासनिक और कानूनी दबदबा आपको बनाना हो तो आप समय से नाम लिखवाइए अपना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था आपसे, सॉरी थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस रहा। राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के रूप में इसको देखते हैं कुछ लोग इसको प्रशासनिक और कानूनी विकास कहते हैं, कुछ लोग इसको जन संचलन यानी मोबिलाइजेशन, जनता का मोबिलाइजेशन, जनता की गतिशीलता और अभिवृद्ध सहभागिता के रूप में देखते हैं। राजनीति में अगर जनता अधिक सहभागिता करती है तो इसको ये भी राजनीतिक विकास है। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण के रूप में कुछ लोग इसको देखते हैं। इसी तरह से स्थायित्व एवं व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में, सिस्टमेटिक चेंज आए अगर तो उसको भी राजनीतिक विकास कहते हैं। कुछ लोग इसको व्यवस्था की बढ़ी हुई क्षमता के रूप में देखते हैं। और हंटिंगटन जो है वो इसको सामाजिक परिवर्तन की बहुआयामी प्रक्रिया के एक पक्ष के रूप में देखते हैं। यानी 10 अर्थ है, 10-11 अर्थ में प्रचलित थे लुशियन डब्ल्यू पाई के पहले। उन्होंने कहा कि ये सब नहीं है, हमको इनकी डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि ये सब जो है राजनीतिक विकास के अंतर्गत नहीं आते। तो फिर राजनीतिक विकास क्या है दरअसल, सवाल ये उठता है। तो लुशियन डब्ल्यू पाई ने समझाने की कोशिश की अपनी किताब एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। राजनीतिक विकास के आयाम किताब का नाम है उनके, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। लुशियन डब्ल्यू पाई ने जो है राजनीतिक विकास को कैसे समझाया, उन्होंने राजनीतिक विकास के 3 लक्षण बताए हैं मोटे तौर पर, जिसको उन्होंने डेवलपमेंट सिंड्रोम का नाम दिया है। ये 3 लक्षण कौन से हैं? समानता, क्षमता और तीसरा विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। पहला समानता, दूसरा क्षमता, तीसरा विभिन्नीकरण और चौथा विशेषीकरण। और उन्होंने बताया कि तीनों लक्षण व्यवस्था में अलग अलग स्तरों पर आपको दिखाई देंगे। अगर समानता जो है वो व्यवस्था जनता के स्तर पर दिखाई देगा, समानता का लक्षण। क्षमता का लक्षण व्यवस्था की कार्यप्रणाली में दिखाई पड़ेगा। और तीसरा जो लक्षण है अर्थात संस्थाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण, ये संरचनाओं के स्तर पर दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब 3 लक्षण 3 स्तरों पर दिखाई पड़ेंगे। अब इनको हम तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले समानता क्या है? राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण जनता के स्तर पर समानता का होना राजनीतिक विकास का परिचायक है। कि जनता में अगर समानता का लक्षण दिखाई दे, समानता मतलब भेदभाव का न होना, तो उसको हम राजनीतिक विकास का लक्षण कहेंगे। और इसको और अधिक विस्तार से समझने के लिए हम
निम्न 4-5 बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं समानता का मतलब क्या है। पहला, राजनीति में समान एवं लोकप्रिय भागीदारी। जनता की राजनीति में समान भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों की समान भागीदारी। ऐसा नहीं कि समाज का एक वर्ग ही राजनीति में भागीदार हो, दूसरा भागीदारी नहीं कर पा रहा हो। सभी लोगों की समान भागीदारी होनी चाहिए, ये कहा गया। हाँ, तो पहला लक्षण मैं बता रहा था आपको, समानता। तो इसमें पहला जो है, राजनीति में जनता की समान भागीदारी होनी चाहिए और लोकप्रिय भागीदारी। पब्लिक जो है बहुत समान भागीदार हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई समाज का एक वर्ग भागीदारी कर रहा है या एक क्षेत्र के लोग भागीदारी कर रहे हैं या केवल पुरुष ही भागीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब लोगों की समान भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, सक्रिय एवं जागरूक नागरिक। नागरिक जो है वो सक्रिय होने चाहिए और जागरूक होने चाहिए। जागरूकता जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र की कीमत ही जागरूकता है। हमारे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना जरूरी है नागरिकों का, तभी जो है व्यवस्था में विकास का लक्षण माना जाएगा। तीसरा है लोकप्रिय शासन। शासन जो है लोकप्रिय, यानी लोकतंत्र होना जरूरी है, और लोकतंत्र भी केवल दिखावे का नहीं, वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए। चौथी बात, विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, यानी कानून के समक्ष सब लोगों को बराबर माना जाए, कोई छोटा बड़ा ना, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव ना करे, और साथ ही कानून सबको समान रूप से संरक्षित भी करे, सबकी सुरक्षा करे, समान संरक्षण मिले सबको कानून से। और पांचवी बात, राजनीतिक एवं प्रशासनिक भर्ती का आधार योग्यता तथा कार्यकुशलता होना चाहिए। राजनीति में भर्ती जो है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। प्रशासन की यानी नौकरियां जो है वो योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए। अगर ये पांचों लक्षण हैं, दिखते हैं आपको किसी व्यवस्था में, तो कहा जाएगा कि वहां पर समानता का लक्षण है। यानी जनता में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जनता में बिल्कुल समानता रहनी चाहिए। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो, धनी या निर्धन का कोई भेदभाव नहीं हो, या गोरे काले का कोई भेदभाव न हो, स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव न हो, सब लोग समानता की स्थिति में हो। और ये समानता वास्तविक होनी चाहिए, केवल कानूनी नहीं, व्यवहार में भी होनी चाहिए। कानून में तो समान कर दो आप, लेकिन व्यवहार में ना हो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट जो है वो है क्षमता का लक्षण। क्षमता का मतलब क्या है? क्षमता का अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था की निर्गतों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रभावित करने की क्षमता। राजनीतिक व्यवस्था आपको पता है निर्गत निर्माण करने का काम करती है, और इन निर्गतों के माध्यम से अगर राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक आर्थिक जीवन को प्रभावित करने में सक्षम है, उसकी क्षमता है, तो उसको राजनीतिक विकास का लक्षण माना जाएगा, व्यवस्था की क्षमता के रूप में देखा जाएगा उसको। इसको भी 3 बिंदुओं के रूप में हम समझ सकते हैं। पहली बात तो यह है कि लोक नीति के क्रियान्वयन में प्रभावकारिता एवं कार्यकुशलता। व्यवस्था इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो लोक नीति या व्यवस्था के जो निर्गत हैं उनको कार्यान्वित कर सके, प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर सके। ऐसा नहीं हो कि नियम बन गए और उनका पालन ना हो रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, प्रशासन में तर्क संगतता। प्रशासन में जो है रैशनल होना चाहिए, प्रशासन को मनमाने डिसीजन नहीं होने चाहिए। प्रशासन में तर्क संगत, तार्किक आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए। और चौथी बात, लोक नीति के प्रति धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। ये 3 बातें यहां पर आई।
कहने का मतलब यहाँ पर व्यवस्था की क्षमता से मतलब व्यवस्था सक्षम होनी चाहिए निर्णय लेने में और उनको कार्यान्वित करने में। अगर व्यवस्था ऐसी है तो उसको हम व्यवस्था की क्षमता के रूप में देखेंगे और ये विकास का लक्षण है लुशियन डब्ल्यू पाई के अनुसार। तीसरा लक्षण है विभिन्नीकरण और विशेषीकरण। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक विकास को संरचनाओं के विभिन्नीकरण तथा विशेषीकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी? पहली बात, संरचनाओं का विभिन्नीकरण। इसका मतलब ये है कि अलग अलग प्रकारों के निष्पादन के लिए अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक ही संरचना एक से अधिक प्रकारों का निष्पादन करती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग अलग संरचनाएं होनी चाहिए। दूसरी बात, भूमिकाओं का कार्यात्मक विशेषीकरण। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए पहले से जुड़ी हुई है। केवल संरचनाएं अलग अलग ना हो, उनमें काम करने वाले लोग भी अलग अलग हो। तो भूमिकाएं भी अलग अलग होनी चाहिए, यानी लोग भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं संरचनाएं अलग अलग हो जाएं, केवल उनमें काम करने वाले लोग अलग अलग होने चाहिए। तीसरी बात, जटिल संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं का एकीकरण। विभिन्नीकरण का मतलब ये नहीं कि व्यवस्था की कीमत पर ये विभिन्नीकरण हो। भिन्न अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उनके बीच में तालमेल भी रहना चाहिए, उनके बीच एकीकरण भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिशा में भागने लगे संरचनाएं, उनमें एकीकरण भी जरूरी है। ये विचार हैं लुशियन डब्ल्यू पाई के। फिलहाल इतना रखते हैं। कुछ अन्य विचारकों के विचारों को हम अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।